विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हम भाई पूरा आपका जो है 3 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। पहला चैप्टर हमें विमी विश्लेषण का बताया था और इसके बाद दूसरा चैप्टर प्रतिशत त्रुटि का बताया था, तीसरा चैप्टर भौतिक गणित का बताया था। ये तीनों आपके जो है क्लियर हो चुके हैं। इसमें के लगभग 20 पार्ट बन चुके हैं। फिजिक्स 11वीं की फिजिक्स के 20 पार्ट बन चुके हैं भाई। तो आप जो है सही से इनको क्लियर कीजिए, एक एक पार्ट करके आप सही ढंग से पढ़िए, एक एक पार्ट करके क्लियर कीजिए, सही पढ़िए, तब जाके ये वाला पार्ट आपका जो है समझ में आएगा। तो यहाँ से जो है आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई। आपका जो है तीसरा चैप्टर कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास तीसरा चैप्टर क्या है भाई, ऋजुरेखी पथ पर गति है। ऋजुरेखी पथ पर क्या है, गति है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पथ। स्ट्रेट का मतलब ऋजुरेखी, ऋजुरेखा से मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ऋजुरेखा, और पथ का मतलब पथ या रास्ता होता है। तो यहाँ से मोशन एलॉन्ग मतलब गति करना है। गति किसके अनुसार गति है, स्ट्रेट लाइन पथ, कहने का मतलब ऋजुरेखी पथ पर गति। अब ऋजुरेखा का मतलब क्या होता है भाई, ऋजुरेखा का मतलब एक सीधी रेखा या सरल रेखा। एक सरल रेखा में जो गति होगी, एक सीधी रेखा सरल रेखा में जो गति होगी वो क्या कहलाएगी हमारी, सरल रेखा में यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो वो गति क्या होगी हमारी, ऋजुरेखी पथ पर गति या एक विमीय गति। अभी आपका जो है यहाँ से जो है बनेगा हमारे पास जो सिस्टम है, ये जो है गतियों के जो प्रकार है, गति के प्रकार बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं भाई। यहाँ से जो है ऋजुरेखी पथ पर गति सभी को समझ में आ रहा है ना। इस चैप्टर में हमें जो है केवल एक सीधी सरल रेखा में जो गति होगी वही पढ़ना है, ना तो ऊर्ध्वाधर पथ में गति होगी, ना तो आप घर्षण की गति पढ़ेंगे। हम सीधी सरल रेखा का ऋजुरेखी पथ पर गति पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गति से ही शुरुआत करेंगे भाई। गति की परिभाषा देखते हैं, फिर गति कितने प्रकार की होती है, फिर इससे संबंधित और आगे चीजें चलते हैं। तो किसी वस्तु का समय के सापेक्ष, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं भाई कॉपी में नोट करते चले, उसको जो है बाद के लिए न रखें। बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके बैठें और जिस प्रकार हम लिखते हैं उसी प्रकार साथ साथ में आप भी लिखते चलिए, तो आपको अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यदि स्थिति परिवर्तन नहीं होती है, यदि स्थिति का परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होता है, गति नहीं होती है। जैसे क्या है, अभी ये वस्तु यहां पर रखी है, ध्यान दीजिएगा, समय के साथ यहां से जो है हम देखें कि ये कितने बजे रखी है, 2 बजे रखी है। ये जो है 2 बजे वस्तु यहां पर रखी है। अब इसके बाद इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति इस बिंदु पर है, इस स्थान पर स्थिति बनी हुई है। और यदि 5 बजे देखें, 5 बजे, तब भी वस्तु की स्थिति यही है। तो स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो गति नहीं हुई। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को, यदि यहां से 2 बजे वस्तु की स्थिति ये थी और 5 बजे यदि वस्तु की स्थिति खिसक के इस स्थिति से वस्तु की स्थिति कहां पहुंच जाए, यहां पर पहुंच जाए। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से ध्यान देंगे तो हमारे पास जो है बनेगा क्या सिस्टम। सबसे पहले 2 बजे वस्तु की स्थिति ये थी और 5 बजे समय के साथ, समय परिवर्तन के साथ, यहां से जो है समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं।
तो 2 बजे वस्तु की स्थिति ये थी और 5 बजे यदि वस्तु की स्थिति खिसक के ये हो जाए, वस्तु अब यहां के बजाय वो अपनी स्थिति कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो ये वस्तु की क्या हो गई, दूसरी स्थिति हो गई। तो यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, बदल रही है, परिवर्तन का मतलब बदल रहा है, तो वस्तु की स्थिति यहां के बजाय कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गई। तो किसी वस्तु का समय के साथ, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। बिल्कुल क्लियर ध्यान देंगे भाई। यदि आपको जो है समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दिया करें कि समझ में आ रहा है। यदि कुछ लोगों को समस्या बन रही है तो नीचे लिखें कि कहां पर, किस टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आया है। और यदि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करें भाई, वीडियो इससे मोटिवेशन थोड़ा बना रहता है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से हमारे पास हमने परिभाषा क्या बताया, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की गति नहीं हुई है। तो किसी वस्तु का समय के साथ, किसी वस्तु का समय के साथ होना चाहिए भाई, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। अब परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भाई। यदि आपको परिभाषा क्लियर नहीं है तो नीचे जो है बताएंगे कमेंट में। तो अब आगे देखिए, गति यहां से क्या होता है भाई, गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर क्या है भाई, एक विमीय गति, ध्यान से समझेंगे, एक विमीय गति। दूसरा नंबर क्या है, द्विविमीय गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति। और तीसरा नंबर क्या है हमारा, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। इसके नाम से स्पष्ट होता है भाई, यहां से जो है एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अब देखिए यहां से अक्ष हम बना लें, ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये आपका क्या हो जाए, ये वाई अक्ष हो जाए। यदि ये वाई अक्ष हो जाए और ये क्या हो जाए, जेड अक्ष हो जाए। 3 अक्ष होते हैं भाई। यहां से ये तीनों आपस में क्या होते हैं, समकोण पर काटते हैं, तीनों आपस में समकोण पर काटते हैं। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। तो ध्यान से देखिएगा भाई, 3 अक्ष होते हैं। तो एक विमीय गति क्या होगी, यदि कोई पिंड है, यदि कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष के समांतर गति करे या एक अक्ष में गति करे। यहां से जैसे हमारी क्या होती है भाई, यदि इसका उदाहरण ले, जैसे हमारे पास ट्रेन है या रेलगाड़ी है, वो क्या है, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जाती है। ना तो वो जो है आपकी वाई अक्ष में चलती है, ना तो जेड अक्ष में। जेड अक्ष का मतलब ऊपर जाना। ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें अक्ष किस प्रकार होगा, किस प्रकार अक्ष डिफाइन होगा। एक अक्ष ये एक्स हो गया, एक अक्ष ऊपर जब रखेंगे, एक अक्ष ऊपर, ये मान लीजिए हमारे पास ये क्या हो गया, इधर वाला एक्स अक्ष हो गया, इधर वाला वाई अक्ष हो गया। और इसके बाद ये जो सामने निकलेगा, ये हमारे पास जो निकलेगा भाई, ये ऐसे जो अक्ष निकलेगा, ये जो है एक्स वाई और जेड बनता है। ध्यान से देखिएगा, यहां से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, आपका जेड हो गया। तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में लंबवत दिखेंगे, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तीनों के बीच। तो यहां से जो है, ध्यान से देखिएगा भाई, यदि कोई वस्तु किसी एक अक्ष के समांतर गति करे या यदि कोई वस्तु किसी एक अक्ष के समांतर गति करे, एक अक्ष में गति करे, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, एक विमीय गति, जैसे रेलगाड़ी की गति। और इसके बाद जो है मोटरसाइकिल की गति, जो बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जा रही है। तो ये गति हमारी क्या होंगी, एक विमीय गति होंगी। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार और, यदि कोई वस्तु, इनको जो है बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, इनको नोट नहीं करेंगे, आप जो है कॉपी में लिख लेंगे, जैसा हम बोल रहे हैं उसी प्रकार लिख लेना है। यदि कोई वस्तु, एक विमीय गति क्या होगी भाई, यदि कोई वस्तु किसी एक अक्ष के समांतर गति करे
अथवा एक अक्ष में गति करे। यदि कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष में गति करे तो उसकी गति क्या होगी। चलिए इसको नोट कर ही दे रहे हैं थोड़ा सा। तो यहां से हमारे पास बनेगा क्या, एक विमी गति पर ध्यान से देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्षों में से एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष पर, यदि कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष पर गति करे तो उसकी यह गति एक विमीय गति कहलाती है। एक विमीय गति कहलाती है। तो उसकी यह गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे रेलगाड़ी की गति, जैसे रेलगाड़ी की गति। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहां से हमारे पास रेलगाड़ी की जो गति है वो एक विमीय एक्स अक्ष के समांतर ही गति करती है। एक्स अक्ष के समांतर गति करती है तो वो उसकी गति क्या होगी, एक विमीय गति कहलाएगी। एक अक्ष में गति करना चाहिए। कोई वस्तु को कितनी अक्षों में, केवल एक अक्ष में गति होनी चाहिए। तो ध्यान से जो है परिभाषा आपको ध्यान रहेगी ना, ये क्या होगी भाई परिभाषा होगी, यदि कोई वस्तु एक्स वाई जेड, तीन अक्ष होते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया और क्या हो गया हमारा जेड अक्ष। तो एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष में, एक विमीय की बात हो रही है, किसी एक अक्ष पर गति करे तो उसकी यह गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष पर गति करे तो उसकी यह गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं भाई। दूसरा नंबर क्या था हमारा, द्विविमीय गति था। तो इसमें भी वही कंडीशन होगी, इसमें दो अक्षों में गति करेगी वस्तु, तो यहां से द्विविमीय गति। दूसरा नंबर क्या है भाई, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। तो यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, द्विविमीय गति, इसके जो है परिभाषा क्या बनेगी, यदि कोई वस्तु किन्हीं दो अक्षों में गति करती है, किन्हीं दो अक्षों में गति करती है तो उसकी यह गति, यदि कोई वस्तु किन्हीं दो अक्षों में गति करती है तो उसकी यह गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा हमारे पास। यदि कोई वस्तु किन्हीं दो अक्षों में गति करती है, दो अक्षों का मतलब एक्स अक्ष में चल सकती है, वाई अक्ष में भी चल सकती है, या जो है एक्स अक्ष में चल सकती है, जेड अक्ष में चल सकती है। तो यदि कोई वस्तु किन्हीं दो अक्षों में गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे सपोज दैट, ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमारे पास ये क्या बन गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और इसके बाद ये जेड अक्ष हो गया। तो ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, जैसे क्या है, जैसे चींटी हमारे पास चलती है, जमीन में चींटी चलती है, ये यहां से मान लीजिए ये चींटी है, तो ये कैसे चलेगी, ये इधर भी जाएगी, इधर भी जा सकती है, कुछ मान लो कुछ दूरी तक तो वो तो सीधा एक्स अक्ष में चली और एक्स अक्ष में यहां पे पहुंच गई, तो उसकी इच्छा हुई वो इधर भी चली गई, वो इधर चली गई।
तो आदमियों की गति, चींटियों की गति, या जो है जितने जितने हमारे पास जमीन में चलने वाले पशु पक्षी हैं उनकी गति सब क्या कहलाती है, वो द्विविमीय गति के अंतर्गत होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, द्विविमीय गति का मतलब यदि कोई वस्तु दो अक्षों में गति करती है, एक्स अक्ष में भी गति करे, वाई अक्ष में भी गति करे, एक्स अक्ष में चले और वाई अक्ष में चले, तो उसकी यह गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। बिल्कुल इसके नाम से स्पष्ट है, द्वि अक्ष में गति कर रहा है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, यदि कोई वस्तु किन्हीं दो अक्षों में गति करती है, यदि कोई वस्तु किन्हीं दो अक्षों में, द्विविमीय का मतलब दो अक्षों में गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। हमने इसका उदाहरण लिया, जैसे चींटी है, चींटी क्या है, वो एक्स अक्ष में पहले सीधी जा रही है, फिर इसके बाद उसकी इच्छा हुई वो वाई अक्ष में चलने लगी। इसको यदि बिल्कुल सीधा रखेंगे, समतल रखें, यदि समतल रखें तो समतल में क्या है, ये एक्स अक्ष बना लेंगे, ये क्या बना लेंगे, वाई अक्ष बना लेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, समतल है हमारे पास, समतल में ये एक्स अक्ष बना लिया और ये वाला क्या बना लिया, वाई अक्ष बना लिया। इसको एक्स अक्ष मान के चलेंगे, इसको वाई अक्ष मान के चलेंगे। अब चींटी मान लीजिए वो इधर की तरफ जा रही है एक्स अक्ष में, उसकी कुछ देर इच्छा हुई, यहां रुकी, फिर इधर की तरफ चलने लगी, फर्श में ही चल रही है तो एक्स अक्ष में भी जा सकती है और वाई अक्ष में भी जाएगी, तो वो दो अक्षों में गति कर रही है तो उसकी गति क्या होगी, हमारी द्विविमीय गति कहलाएगी। तो उदाहरण क्लियर हो गया भाई। उदाहरण क्या लिखेंगे, चींटी की गति, और इसके बाद जमीन पर चलने वाले पशुओं की गति, आदमियों की गति, ये कितनी गति के अंतर्गत होगा, द्विविमीय गतियों के अंतर्गत होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे पास तीसरा नंबर त्रिविमीय गति पर। तीसरा नंबर ध्यान देंगे भाई, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, इसमें तीनों अक्षों में गति करती है वस्तु। यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों में गति करती है, तीनों अक्षों में, यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों में गति करती है, यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों में गति करती है तो उसकी यह गति, यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों में गति करती है तो उसकी यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो उसकी यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो उसकी यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। ध्यान से देखिएगा इसका उदाहरण, त्रिविमीय गति का उदाहरण, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जेड अक्ष हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड अक्ष हो गया। अब तीनों अक्षों में गति कैसे करेगी भाई, जैसे इसका उदाहरण लें हम, यदि उदाहरण ले, ध्यान से देखिएगा, कोई मक्खी है, मान लीजिए मक्खी है, मक्खी क्या होगा, मक्खी आपकी पहले जो है जमीन पर बैठी है, जमीन पर बैठी है, वो ऊंचाई में उड़ी, वो जो है ऊपर की तरफ उड़ी, तो वो कौन सी, वो जेड अक्ष हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमने जो उदाहरण बताया था ये जो है ये इस प्रकार अक्ष बताए थे, कुछ इस प्रकार अक्ष बताए थे। ध्यान से देखिएगा भाई, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ऊपर की तरफ क्या हो गया, जेड अक्ष हो गया। तो जो समतल है, जमीन है, वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहलाएगा, एक्स वाई तल कहलाएगा, और जो ऊपर की तरफ है, ये ऊंचाई है, ये क्या कहलाएगा, जेड अक्ष हो गया। तो मान लीजिए मक्खी उड़ना ऊपर की तरफ शुरू किया तो कौन सी अक्ष चल दिया, वो जेड अक्ष चल लिया। इसके बाद ऊपर की तरफ यहां पर आ गई, वो फिर क्या करेगी, वो कुछ इधर गई। ध्यान से देखिएगा, वो सबसे पहले ऊपर उठी, सबसे पहले क्या है, मक्खी नीचे बैठी थी, नीचे के बाद ऊपर गई, तो ऊपर वाला ये ऊंचाई वाला कौन सा है, ऊंचाई वाला जेड अक्ष है, जेड अक्ष में जो है दूरी तय कर लिया, जेड अक्ष चल लिया। इसके बाद यहां पर स्थिर होकर वो कुछ इधर गई आगे की तरफ, तो आगे की तरफ ये वाला कौन सा अक्ष है, ये वाला आपका वाई अक्ष है। यहां से आगे गई, आगे के बाद फिर वो इधर की तरफ मान लीजिए आ गई,
तो ये आपका जो है क्या हो गया, ये x अक्ष हो गया। तो मक्खी क्या है भाई, तीनों अक्षों में, z अक्ष, x अक्ष और y अक्ष में भी क्या करती है, गति करती है। मक्खी की गति और इसके बाद जितने पक्षी हैं, जितने जो है उड़ने वाले पक्षी हैं, इन सभी की गति क्या है, ये तीनों अक्षों में, x अक्ष भी चलते हैं, y अक्ष भी चलते हैं और z अक्ष भी चलते हैं। और इसके बाद जो वायुयान हवाई जहाज की गति है वो पहले आपकी x अक्ष में जाता है, फिर इसके बाद हल्का सा ऊंचाई में उठता है। पहले x अक्ष में चलता है धीरे धीरे, फिर ऊंचाई में उठता है, फिर इसके बाद मान लीजिए इधर चला गया तो x अक्ष जाता है, z अक्ष जाता है, y अक्ष में भी गति करता है। तो जितने भी उड़ने वाले हैं, उड़ने वाली चीजें वो तीनों अक्षों की गतियों के अंतर्गत कहलाएंगी। तो यहां से उदाहरण क्या होगा भाई, उदाहरण होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, उदाहरण क्या बनेगा, जो है पक्षियों की गति, पक्षियों की गति, पक्षियों की गति, वायुयान की गति, वायुयान की गति, वायुयान की गति क्या कहलाएगी आपकी, वायुयान की गति त्रिविमीय गति त्रिविमीय गति होती है, त्रिविमीय गति होती है। ध्यान से समझिएगा एक बार और, त्रिविमीय गति, यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों में, त्रि का मतलब तीनों अक्षों में, यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों में गति करती है तो उसकी यह गति क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों में गति करती है तो उसकी यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। अब यहां से उदाहरण हमने लिया था तीनों अक्षों के, कहने का मतलब x अक्ष में भी जाए, y अक्ष में भी जाए, x अक्ष में भी जाए, y अक्ष में भी जाए और z अक्ष में भी जाए। तो हमने इसका जो है मक्खी का उदाहरण लिया था। जैसे मक्खी क्या है, मक्खी आपकी ऊंचाई में उठेगी, वो z अक्ष चल लिया, फिर इसके बाद आगे जाएगी, या ऐसे चल रही है तो ऐसे चलेगी, ऊंचाई में उठने के बाद ऐसे चल रही है तो ये x अक्ष में चलेगी, फिर जैसे ही आगे जाएगी वो y अक्ष हो गया, तो z अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया और y अक्ष, तीनों अक्षों में गति करती है। तो यहां से इसी प्रकार के उदाहरण पक्षियों के लिए लागू होता है। पक्षी भी क्या है, तीनों अक्षों में गति करते हैं, वायुयान भी क्या है, तीनों अक्षों में गति करता है, इसलिए दोनों की गति क्या होगी, त्रिविमीय गति के अंतर्गत होगी। तो चलिए अब ये जो है आपका यहां से ये गति वाला टॉपिक यहां से समाप्त होता है। अब चलते हैं भाई दूरी और विस्थापन पर आते हैं। ये बेसिक जानकारी है आपकी, ये 9th में वैसे पढ़ाई गई होंगी दूरी और विस्थापन की परिभाषाएं, लेकिन इस चैप्टर में यहां पर भी रखी हैं, तो इनको ध्यान से देखते हैं भाई। दूरी, पहले दूरी देखेंगे भाई, फिर इसके बाद विस्थापन बाद में देखेंगे। दूरी, डिस्टेंस, किसी वस्तु द्वारा, इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं फिर समझाते हैं इसको। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी गतिमान वस्तु यहां पर होना चाहिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय की गई मार्ग की लंबाई तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कैसे हमारे पास परिभाषा कैसे बनेगी दूरी की, ध्यान से देखेंगे। दूरी
दूरी जो है हमारे पास क्या है, जैसे क्या है, कोई पिंड जो है गति कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, या कोई आदमी, कोई गतिमान वस्तु गति कर रही है, ये जो है इसकी जो है मार्ग की लंबाई कितनी है, मार्ग की लंबाई ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। मार्ग की कुल लंबाई आपकी 50 किलोमीटर है, ध्यान से देखेंगे, यहां से मार्ग की कुल लंबाई आपकी कितनी है, 50 किलोमीटर। अब ये गतिमान वस्तु चलना शुरू करता है, यहां से क्या है, ये जो है चलना शुरू करता है। अब इसके बाद ये जो है मार्ग की लंबाई को तय कर रहा है, मार्ग तय कर रहा है, तय की गई मार्ग की लंबाई, तो यहां से मार्ग तय कर रहा है, और ये कितनी यहां से जो है लंबाई तय कर लिया, यहां से मार्ग की लंबाई वो कहां पर पहुंच गया, वो जो है 40 किलोमीटर पहुंच गया। ध्यान से देखेंगे भाई, 40 किलोमीटर पहुंच गया। ये गतिमान वस्तु यहां से उठ के कहां पर पहुंच गया, कितनी लंबाई तय कर लिया उसने, मार्ग की कितनी लंबाई, ये मार्ग है, ये पूरा 50 किलोमीटर का मार्ग है। ध्यान से देखेंगे भाई, गतिमान वस्तु का ये जो मार्ग है वो कितना है, 50 किलोमीटर। तो उसने जो है गतिमान वस्तु ने मार्ग की लंबाई कितनी तय किया, 40 किलोमीटर। तो उसकी दूरी कितनी हुई, कितनी दूरी तय किया, वो जो है आपकी 40 किलोमीटर दूरी चल लिया। कितनी दूरी चल लिया भाई, ये देखिए यहां से ये जो है कितनी दूरी तय कर जो है चल लिया, 40 किलोमीटर दूरी कहलाएगी। कितनी दूरी कहलाएगी आपकी, 40 किलोमीटर दूरी कहलाएगी। ध्यान से देखेंगे, यहां से बड़े आराम से परिभाषा समझ में आ जाएगी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ये आपका क्या है, ये गतिमान वस्तु है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय की गई मार्ग की जो लंबाई है, यही लंबाई क्या कहलाती है, हमारी दूरी कहलाती है। परिभाषा दूरी की बड़ी आसान है। अब यदि आप एक बार में समझ पा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, तो कभी ये भूलने वाली परिभाषा नहीं है, सदैव ध्यान रहेगी हमेशा। तो यहां से परिभाषा एक बार क्या होगी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, यदि ये मार्ग की लंबाई 40 किलोमीटर तय करता तो दूरी 40 किलोमीटर है। यदि ये मार्ग की लंबाई 40 के बजाय क्या करता, 42 किलोमीटर दूरी तय करता, मार्ग की लंबाई को 42 किलोमीटर तय करता, तो उसकी दूरी कितनी हो जाती, 42 किलोमीटर हो जाती। तो परिभाषा क्या होगी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, तय की गई मार्ग की जो लंबाई है वही क्या कहलाएगी, हमारी दूरी कहलाएगी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, तय की गई मार्ग की लंबाई ही क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। बिल्कुल परिभाषा क्लियर होनी चाहिए भाई। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, लंबाई क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। यहां से जो है तय की गई मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो दूरी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। मार्ग की क्या होती है, लंबाई, जितनी लंबाई उसने मार्ग में क्या किया, तय किया। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए दूरी का मीटर क्या हो, दूरी का मात्रक क्या होगा, जो लंबाई का मात्रक होगा वही दूरी का मात्रक होगा। बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यदि दूरी का मात्रक पूछ लिया जाए तो वो पहले जो है फार्मूला ढूंढते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, या इसका जो है क्या जो है मात्रक क्या कैसे बनेगा। तो सीधा ध्यान रखिए कि दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक मीटर होगा, और वीमा क्या होगी, केवल यल होगी, जो लंबाई की होती है। तो ध्यान से देखेंगे, इसकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक बार परिभाषा और देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है भाई, एक अदिश राशि है। दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। तो यहां से जो है तथा दूरी का मात्रक, तथा दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। तथा वीमा, वीमा क्या होगी भाई, दूरी की वीमा, दूरी एक प्रकार की लंबाई है। दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो लंबाई की वीमा क्या हो जाती है, यल होगी। तो वीमाएं सदैव बड़े कोष्टक में होनी चाहिए भाई, वीमा यल होती है। चलिए अब चलते हैं विस्थापन पर। दूरी बन गया, अब इसके बाद विस्थापन पर चलते हैं। यदि परिभाषा समझ में आ रही है तो कमेंट में नीचे जरूर लिखेंगे भाई समझ में आ गया है। अब विस्थापन पर चलते हैं। दूरी और विस्थापन में बहुत थोड़ा अंतर होता है भाई।
विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन। विस्थापन किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। ध्यान से देखेंगे भाई, बिल्कुल दूरी और विस्थापन में बहुत थोड़ा अंतर है। परिभाषा जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस चित्र के माध्यम से हम परिभाषा बताए दे रहे हैं। जैसे ये क्या है, एक गतिमान वस्तु है, ये गतिमान वस्तु पहले इधर चला, ये जो है आपका 10 मीटर चला, फिर जो है यहां पर पहुंच गया, यहां पर गतिमान वस्तु पहुंच गया भाई। फिर इसके बाद जो है ये यहां पर जा रहा है, ध्यान से देखेंगे भाई। फिर जो है वो कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां पर पहुंच गया, वो 5 मीटर चल गया। तो अब यहां से कुल दूरी कितनी है? दूरी में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। वो गतिमान वस्तु चाहे जिस दिशा में जाए, उसकी केवल लंबाई काउंट करते जाना है, मार्ग की लंबाई काउंट करते जाना है। वही लंबाई क्या कहलाती है? हमारी दूरी कहलाती है। अब यहां से कुल दूरी कितना हुआ? ये 10 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, तो 10 5 कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। लेकिन जो है एक निश्चित दिशा में, किस दिशा में चल रहा है? इस दिशा में चल रहा है। जो ये गतिमान वस्तु है इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एक निश्चित दिशा में ये दूरी है, ये आपकी जब यहां से यहां चल रहा है तो ये निश्चित दिशा में नहीं चल रहा है। जिधर हो गया, इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, तो ये एक निश्चित दिशा नहीं है। इधर भी जा सकता है, तो वो आपकी जो है निश्चित दिशा क्या हो गई? यहां से यहां के बीच जो आपकी जो ये है, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी जो दूरी है, दूरी कितनी होगी? 10 5 15 मीटर, जबकि विस्थापन कितना होगा? अंडर रूट के अंदर पाइथागोरस प्रमेय यदि लगा दें तो 10 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग। ये आपका क्या हुआ? ये विस्थापन हुआ, विस्थापन। और ये दूरी कितनी हुई भाई? दूरी जोड़ लीजिए, 10 + 5 कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे भाई? विस्थापन कैसे परिभाषित करेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ये दूरी तय कर रहा है, लेकिन एक निश्चित दिशा में जब होती है, निश्चित दिशा में दूरी की बात करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? विस्थापन बन जाता है। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, लेकिन वो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाता है। तो परिभाषा आपको क्लियर है भाई? परिभाषा ध्यान रहेगी ना? ध्यान से देखेंगे एक बार परिभाषा। और दूरी की परिभाषा क्या थी? दूरी की परिभाषा क्या थी? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई या पथ की लंबाई क्या कहलाता है? हमारा दूरी कहलाता है। जबकि विस्थापन क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई जो है एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी है, दूरी ही क्या कहलाएगा? हमारा विस्थापन कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया दूरी क्या कहलाता है? हमारा विस्थापन कहलाता है। तो चलिए भाई, आज के लिए यहीं तक टॉपिक रहेगा, और कल से फिर जो है आगे चालू होगा। कल से जो है फिर त्वरण वगैरह देखेंगे और वेग और चाल देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर इसमें गति के समीकरण आएंगे, फिर जो है समाकलन विधि से इसी में गति के समय जो है गति के समीकरण प्रूव करने के लिए आते हैं। ये चैप्टर आपका काफी महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे सवाल भी आते हैं, आपके थ्योरी भी आती है।